भारत के पड़ोस से एक और तख्तापलट की आहट आ रही है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। वहाँ इस समय निशाने पर है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया। खबर है कि उनके रिश्ते सेना के साथ सही नहीं चल रहे हैं। बांग्लादेश की सेना की प्रमुख वक़ार-उज़्ज़मा इन दिनों यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनका कहना है कि यूनुस की सरकार को जनता ने नहीं चुना है और उन्हें देश के लिए बड़े फैसले लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए देश में जल्द से जल्द चुनाव किए जाए और जनता की चुनी एक सरकार बनाई जाए। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि मोहम्मद यूनुस देश का संविधान बदलकर नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। इससे सेना की ताकत और कम हो जाती। इसी बात से बांग्लादेश की सेना नाराज थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते का घटनाक्रम उठाकर देखें तो सेना और सरकार के बीच तल्खी बहुत बढ़ गई है। इतनी कि बांग्लादेश के अखबार इसे सेना और सरकार के बीच एक कोल्ड वॉर की संज्ञा दे रहे हैं। यूनुस की सरकार और जमा के बीच चल रहे इस विवाद के केंद्र में 3 बड़े विषय हैं। पहला, अर्ली इलेक्शन, दूसरा एलन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट और तीसरा बांग्लादेश से म्यांमार के रखाइन प्रांत तक बनने वाला प्रस्तावित एक कॉरिडोर। आज के शो में इन सब बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में बांग्लादेश में एक और तख्तापलट होने वाला है। मोहम्मद यूनुस इस समय बैकफुट पर कैसे आ गए हैं और बांग्लादेश का भविष्य क्या हो सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। तारीख 5 अगस्त 2024। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भाग जाती हैं। भागने की वजह थी देश भर में हो रहे वायलेंट प्रोटेस्ट। दरअसल शेख हसीना की सरकार ऐसा कोटा सिस्टम लेकर आई थी जिसमें 1971 की जंग में शामिल लोगों को फ़ायदा मिल सके। ऐसे आरोप लगे कि इस नियम से शेख हसीना अपने लोगों को नौकरी में फ़ायदा दिलवाने की कोशिश कर रही हैं। इस नियम से आम छात्रों जिनका बैकग्राउंड आर्मी से नहीं था, उन्हें नौकरी में परेशानी आने वाली थी। इसके खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोला, पूरे देश में प्रदर्शन हुए। शेख हसीना ने इन प्रदर्शनों को दबाने की पूरी कोशिश की। बांग्लादेश की पुलिस को छूट दी कि वो छात्रों पर ओपन फायर करें। इनमें सैकड़ों छात्रों की जान गई। 5 अगस्त को छात्रों का गुस्सा इतना भड़का कि वो प्रधानमंत्री आवास में घुस गए और इसके बाद शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो भारत आ गईं। दुनिया को शेख हसीना के इस्तीफे की जानकारी देने वाले शख्स थे बांग्लादेश के आर्मी चीफ वक़ार-उज़्ज़मा। वही जमा जिन्हें जून 2024 में शेख हसीना ने ही आर्मी चीफ के पद पर नियुक्त किया था। जमा को शेख हसीना का रिश्तेदार बताया जाता है, इसलिए ये बात चल पड़ी कि वो शेख हसीना पर कड़ा रुख नहीं अपनाते हैं। बहरहाल शेख हसीना के जाने के बाद देश में अंतरिम सरकार बनाई गई और मोहम्मद यूनुस बने उस सरकार के चीफ एडवाइज़र। इस पद को आप प्रधानमंत्री पद की तरह समझ सकते हैं। यूनुस ने कहा कि देश में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएंगे और एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाएगा। पर पिछले अगस्त से लेकर अब तक यूनुस की सरकार चुनाव का कोई डेट अनाउंस नहीं कर रही है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े। यूनुस की सरकार पर मिसमैनेजमेंट के आरोप लगे। हालांकि यूनुस ने कहा कि इन हमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, बांग्लादेश में सब सुरक्षित है। फरवरी 2025 में यूनुस की सरकार ने ऑपरेशन डेविड हंट चलाया। नाम से ही समझ आता है कि इसका मकसद था बुरे लोगों को पकड़ना, पर असल में इसके जरिए शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं और समर्थकों को निशाना बनाया गया। इस क्रैकडाउन में सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए। शेख हसीना की संपत्ति सीज की गई। 10 मई को यूनुस ने फरमान जारी कर आवामी लीग को ही बैन कर दिया, यानी आगामी चुनाव में उनकी पार्टी अब हिस्सा नहीं ले सकती थी। इसके बाद से ही सेना और सरकार में टेंशन बढ़ी। आइए 5 बिंदुओं में आपको इस टेंशन की पूरी कहानी समझाते हैं। नंबर 1, शुरुआत में सेना ने सरकार के ऑपरेशन डेविल हंट का समर्थन किया था, लेकिन अब जब क्रैकडाउन सिर्फ आवामी लीग पर होने लगा तो आर्मी ने इससे अपना समर्थन वापस ले लिया। नंबर 2, यूनुस की अंतरिम सरकार में शामिल राजनीतिक दलों के साथ भी उनका तनाव बढ़ रहा है। पिछले साल 8 अगस्त को जब अंतरिम सरकार बनाई गई थी तो उसमें आवामी लीग को छोड़कर तकरीबन सभी पार्टियों को शामिल किया गया था। उस समय सभी पार्टियों ने सहमति से यूनुस की सरपरस्ती कबूल की थी, पर अब खबर आ रही है कि पार्टियों के बीच ही सरकार की नीतियों को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP वो चाहती है कि दिसंबर तक चुनाव हो जाए, लेकिन यूनुस इसको टालना चाहते हैं। तीसरा बिंदु भी अर्ली इलेक्शन से ही जुड़ा हुआ है। आर्मी चीफ वक़ार-उज़्ज़मा भी कह रहे हैं कि इस साल दिसंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन यूनुस का कहना है कि जून 2026 से पहले तक ये संभव ही नहीं है। इस पर भी दोनों के मतभेद चल रहे हैं। चौथी वजह एलन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट। इसी महीने स्टारलिंक ने बांग्लादेश में अपनी सेवाएं देनी शुरू की, सर्विस देनी शुरू की। स्टारलिंक एक
सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जिसे एलन मस्क ने शुरू किया था ताकि सस्ते दामों में इंटरनेट दिया जा सके। ये प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद बांग्लादेश की सेना ने इस पर आपत्ति जताई, कहा कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके बाद भी सेना और सरकार में तनाव पैदा हुआ। पांचवी वजह है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच प्रस्तावित एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। बांग्लादेश में 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजी रहते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी संख्या कॉक्स बाजार में है। इससे बांग्लादेश की सरकार पर भार पड़ता है। मार्च 2025 में यूएन चीफ और उनकी टीम बांग्लादेश पहुंची। इस विजिट में यूएन ने कॉक्स बाजार से म्यांमार के रखाइन प्रांत तक एक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया। कहा गया कि यहां से रोहिंग्या को वापस उनके वतन म्यांमार भेजा जाएगा, जहां से नरसंहार के बाद भी वो भागकर बांग्लादेश आए थे। प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि इस कॉरिडोर के जरिए रोहिंग्याओं के लिए मानवीय सहायता भी भेजी जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठने लगे। कहा गया कि अमेरिका इस कॉरिडोर का इस्तेमाल म्यांमार की हुंटा सरकार के खिलाफ करना चाहता है। वो बांग्लादेश के रास्ते रखाइन प्रांत में अलगाववादी गुटों को मदद पहुंचाना चाहता है। ऐसा मंसूबा अमेरिका रखता है, जिससे क्या होगा कि हुंटा की सरकार गिराई जा सके। साल 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, जिसके बाद से वहां सेना का शासन चल रहा है। कालांतर में कई गुटों ने हुंटा सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, जिसके बाद वहां अब गृह युद्ध शुरू हो गया है। जानकार कहते हैं कि वहां की हुंटा सरकार चीन की करीबी मानी जाती है, इसलिए अमेरिका उसे हटाना चाहता है, इसलिए इस कॉरिडोर की हिमायत कर रहा है। लेकिन वकारुज़्ज़मा का कहना है कि इस कॉरिडोर से देश की यानी बांग्लादेश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये रही 5 बड़ी वजह जिससे कि बांग्लादेश की सरकार और सेना में विवाद पैदा हुआ है और विवाद चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूनुस इस्तीफा देंगे। पिछले हफ्ते कैबिनेट मीटिंग में यूनुस ने ऐसा करने की इच्छा जताई थी, लेकिन सरकार में शामिल संगठनों ने उन्हें मना कर दिया था, मना लिया था। हमने जानकार से पूछा कि इस दफे तो कुछ लोगों ने यूनुस को मना लिया है, लेकिन क्या भविष्य में वो इस्तीफा दे सकते हैं? मोहम्मद यूनुस इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उनको एक एहसास से जिम्मेदारी है कि मुल्क उनके कंधों पे निर्भर है इस वक्त, और वो ये नहीं चाहते कि आर्मी हावी हो जाए। चाहते हैं कि इलेक्शन हो, पर वो ये नहीं चाहते कि बस बीएनपी वाले और सब जीत जाएं सारी सीटें जमात। वो चाहते हैं कि थोड़ी सी एक डाइवर्सिटी हो और पार्टियां उभरें जिसमें कुछ छात्र संघ के भी लोग हों, ताकि सिर्फ ऐसा नहीं लगे कि पुराना सिस्टम वापस आ गया है, बस चेहरे बदल गए हैं, कि आवामी लीग को रिप्लेस करके बीएनपी आ जाए, शेख हसीना को रिप्लेस करके खालिदा जिया आ जाए। चाहते हैं कि कुछ अ, अंदरूनी, जिसे कहते हैं नीचे स्तर का बदलाव। वकारुज़्ज़मा के मोहम्मद यूनुस के साथ मतभेद जारी हैं। क्या आगे ऐसा हो सकता है कि जमा यूनुस का तख्ता पलट कर खुद सरकार के मुखिया बन जाए? मुश्किल है, क्योंकि बांग्लादेश की पब्लिक अब बड़ी जागरूक है। हजारों लोग मारे गए हसीना के दौर में, फिर हजारों लोग मारे गए, 1,500 के करीब छात्र मारे गए प्रोटेस्ट में। तो ये कि लोग मान जाएंगे आर्मी को और कोई प्रोटेस्ट नहीं होगी और वकारुज़्ज़मा आसानी से आ जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल से। और वकारुज़्ज़मा इस बात को जानते हैं, नहीं तो वो ले लेते, नहीं तो वो छीन लेते, अब तक तख्ता पलट कर चुके होते। बल्कि वो आने ही नहीं देते, मोहम्मद यूनुस को खुद ही बन जाते। इतना आसान नहीं है, उनको भी पता है, इसीलिए वो नहीं कर रहे। तो मुश्किल लग रहा है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, पर काफी मुश्किल लग रहा है कि वो आएंगे। यूनुस चुनाव को क्यों टालना चाह रहे हैं? इस साल दिसंबर तक चुनाव करवाने में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पार्टी तो चाहेंगी क्योंकि उनको इसका फायदा मिल जाएगा। इस वक्त ऑर्गेनाइज पार्टी में बीएनपी ही सिर्फ एक बड़ी पार्टी है, और खालिदा जिया की तबीयत भी बहुत खराब है, तो वो चाहते हैं शायद कि उसको एनकैश कर लें इससे पहले कि कुछ उनको हो जाए कहीं। तो और ये खुश नहीं है आर्मी भी मोहम्मद यूनुस से, क्योंकि आर्मी कुछ अपने अंदरूनी बदलाव करना चाहती है और खर्चे करना चाहती है, कुछ नीतियों में भी कुछ इख्तिलाफ है। तो वो मोहम्मद यूनुस के साथ उनका तालमेल बैठ नहीं रहा है। मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि हैंडओवर हो, पर इस तरह का फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जिसमें लोगों को लगे कि ए, नई सरकार आई है, बी, कि जो जुडिशरी है उसमें भी कुछ बदलाव चाहते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में और हिस्सों में सरकार के। नहीं तो उस सरकार में पिछले 15 सालों में आवामी लीग ने और शेख हसीना ने अपने पिट्ठू बिठा दिए थे हर जगह। एक तरह से जो डीबाथिफिकेशन प्रोसेस है वो होना है वहां पे।
पुलिस में भी और इलेक्शन कमीशन में भी और जुडिशरी में भी, सारे इंस्टीट्यूशंस में चेंज लाना है तो आसान नहीं। ये चैप्टर यहीं तक। आप एक बोनस खबर जान लेते हैं। ये खबर है रूस से। रूस के कमांडर ने दावा किया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने की कोशिश की गई है। 20 मई को उनके हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन ये हमला नाकाम कर दिया गया। यूक्रेन की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये सब उस समय हुआ जब पुतिन रूस के क्रुक्स ओब्लास्ट क्षेत्र में गए हुए थे, एक आधिकारिक यात्रा के लिए गए हुए थे वो उस समय वहाँ पे। रूस की सेना का कहना है कि रूसी डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के तकरीबन 46 ड्रोन्स को मार गिराया है, जिससे हेलीकॉप्टर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है और पुतिन सुरक्षित हुए हैं। क्रुक्स ओब्लास्ट रूस का एक पश्चिमी प्रांत है जो रूस की सीमा से ही सटा हुआ है। हाल ही में रूस ने इस क्षेत्र पर फिर से अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है। इस हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमला किया। इन हमलों में कम से कम अब तक 13 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। रूस का हमला उस समय हुआ है जब दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला बदली चल रही थी, बिजनेस स्वैप चल रहा था। 16 मई को शुरू हुई इस प्रक्रिया में दोनों देशों के हजार कैदियों को रिहा किया जाना था। रूस के हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि पुतिन बेवजह यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं, इसमें बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि वो यूक्रेन का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन चाहते हैं और शायद ये सही साबित हो रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे रूस का ही पतन हो जाएगा। आज का राजदूत यहीं समाप्त होता है। ये शो रिकॉर्ड किया था आपके लिए हमारे साथी निवेदिता ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।